जय हिंद साथियों। देखिए, हमने जो लास्ट लेक्चर किया था तो 9 लेक्चर हमारे हो चुके हैं हिस्ट्री के, और उसमें से हमने लास्ट वाले में क्या किया था कि जो धर्म से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। ठीक है, उसके पहले हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा फिर जो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म में जो हमारा वैष्णव पंथ और शैव पंथ है उसके बारे में भी हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में हमने पता किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आते ही एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको कि जो ओंकार वाट का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, इस समय किस देश में है, और उसे किस राजा ने बनवाया था। ठीक है, तो ये आपके लिए कमेंट करके बताना है आपको वीडियो में। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो कैलाश जो गुफा मंदिर है, जो कैलाश के जो मंदिर हैं, तो उनको किस वंश के शासकों ने बनवाया था और वो किस भगवान के लिए समर्पित है। ठीक है, और ओंकार वाट मंदिर जो है तो वो किस भगवान के लिए समर्पित है, कि किनकी मूर्ति बैठी है, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे बोला था कि आज से हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें से हमारा जो मगध है तो वहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें 16 महाजनपद भी पढ़ लिए थे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे हम जो मगध है तो मगध साम्राज्य, इसके बारे में पहले 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। जब हमारे जो 16 महाजनपद हुए तो 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जो हमारा महाजनपद उभर करके आया तो कौन सा था? मगध था। कौन सा था? मगध था। और मगध ही क्यों जो हो तो सबसे शक्तिशाली निकल के आया, तो हमने देखा था कि लगभग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, कब? 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो हो तो बड़े बड़े साम्राज्य यानी प्रांत जो हो तो बनाने लगे थे, राजा काफी बड़े बड़े होने लगे थे। ठीक है, इसके पहले क्या होगा? वैदिक काल। इसके पहले क्या था? वैदिक काल। ठीक है, और वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक काल है ना, इसके पहले ऋग वैदिक काल, फिर इसके बाद उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर हमारी लोहे की खोज वगैरह सब की जा चुकी है, तो इससे क्या होगा, जब लोहे की खोज हो जाएगी और उससे क्या होगा, जो तो कृषि के उपकरण काफी अधिक मात्रा में बनने लगेंगे। ठीक है, हल वगैरह जैसी ऐसी सारी चीजें बनेंगी। ठीक है, और ये जो मगध क्षेत्र है तो मगध क्षेत्र अपने बिहार के अंतर्गत आता है। इस समय पर किसके अंतर्गत आता है? बिहार के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पर कई सारी नदियां यहाँ से आती हैं जो हमारी हिमालय से आती हैं, जैसे कोसी हो गई। ठीक है, और इस तरफ से हमारी सोन नदी आती है। ठीक है, और यहाँ से हमारी गंगा नदी आती है। तो इस तरीके से पूरा क्या है, दोआब का क्षेत्र है। क्या है? दोआब का क्षेत्र है। ठीक है, और दोआब का क्षेत्र जो तो बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी आती है। ठीक है, तो इसलिए काफी उपजाऊ हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दोआब के क्षेत्र के साथ साथ कृषि उपकरणों की काफी ज्यादा जो तो खोज की जा चुकी है। उत्तर वैदिक काल आते आते और महाजनपद काल आते आते कृषि उपकरण काफी ज्यादा अधिक मात्रा में हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो उत्पादकता है वो क्या है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो जब उत्पादकता होगी तो उसी से क्या होगा, साम्राज्य क्या हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, और इससे ये अपना लगातार विस्तार करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो मगध है तो वो सबसे अधिक जो तो विस्तृत होता है और सबसे शक्तिशाली हमारा जो तो महाजनपद के रूप में उभर करके सामने आता है। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ये जो मगध है तो यहाँ पे जो सबसे पुराना शासक है वो कौन है? तो सबसे पुराना शासक कौन था? बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी किसे बनाई? गिरिब्रज को बनाई। किसे बनाई? गिरिब्रज को। किसे बनाई? गिरिब्रज को। ठीक है, अब इसका पुत्र हुआ कौन? जरासंध। कौन था? जरासंध। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जितना जरूरी है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से उतना ही पढ़ना है। ठीक है, हमको यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है हिस्ट्री में। बहुत सारे टीचर बहुत ज्यादा पढ़ा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनने हैं वही पढ़ना है, केवल पढ़ो उतना, जरूरी हो जितना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यदि क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि मगध महाजनपद में जो सबसे पहला शासक कौन था, तो बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो गिरिब्रज को बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे, जरासंध इसके पुत्र का नाम है। ठीक है, जरासंध कौन है? इसका पुत्र था। अब यहाँ पे अगला जो वंश आएगा मगध जनपद में अगला जो वंश आएगा तो कौन आएगा? हर्यक वंश। कौन आएगा? हर्यक वंश आएगा। ठीक है, अब हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, एक है बिंबिसार और एक होता है बिंदुसार। ठीक है, तो आगे हम उसके बारे में पढ़ लेंगे। ये जो बिंदुसार है तो ये कौन है?
चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है, ठीक है। लेकिन ये जो बिंबिसार है तो ये हर्यक वंश का संस्थापक है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि जो हर्यक वंश है तो इसको क्या बोलते हैं? पितृहंता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश भी बोलते हैं, पितृहंता वंश भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं आगे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये बिंबिसार जो किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका जो राजवैद्य था किसका? बिंबिसार का, उसका नाम था क्या? जीवक। क्या नाम था? जीवक। और इसने जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। किसकी सेवा में? महात्मा बुद्ध की सेवा में, महात्मा बुद्ध की सेवा में इसको भेजा था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि जीवक किसका राजवैद्य था? तो बिंबिसार का, ठीक है। यदि यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाए कि बिंबिसार ने किसकी सेवा में जीवक को भेजा? तो महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा, ठीक है। और यदि ये पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की सेवा में जीवक को किसने भेजा? तो बिंबिसार ने भेजा, ठीक है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन यदि घुमा करके आता है तो आपको पूरी चीज इसमें तैयार रखनी, ठीक है। अब इसका जो पुत्र था, कौन? इसका पुत्र था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र कौन? अजातशत्रु, ठीक है। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार को निपटा दिया। क्या कर दिया? बिंबिसार को निपटा दिया, ठीक है। मतलब पितृ की हत्या कर दी। अब कोई इसका उपनाम क्या था? इसका उपनाम था कुड़िक। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अजातशत्रु को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुड़िक के नाम से जाना जाता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पहली जो बौद्ध संगीत समिति हुई थी, यानी जो पहली बार संगीत समिति का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि जब पहली बार बैठक हुई, ठीक है, बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स की जब बैठक हुई, वहां पे जो काफी सारी वाद विवाद होता था, ठीक है, शास्त्रार्थ एक तरीके से कहें, उसको संगीत समिति बोला जाता था। तो जो पहली वाली हुई थी तो ये अजातशत्रु के समय पर हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। जब हमने बौद्ध धर्म देखा है तो वहां पे हमने ये चीज देख ली है, ठीक है। तो पहली जो बौद्ध संगीत समिति हुई थी तो अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये चीज आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजातशत्रु का दूसरा नाम क्या था? तो कुणिक था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब उदायन, अजातशत्रु का बेटा कौन? उदायन। कौन? उदायन था, ठीक है। उदायन ने अजातशत्रु को निपटा दिया, ठीक है। उदायन ने क्या किया? अजातशत्रु की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या उसने कर दी। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पितृहंता वंश बोला जाता है, ठीक है। अब इसने उदायन ने क्या किया कि अपनी राजधानी क्या बनाई? पाटिलग्राम, यानी पाटिलग्राम यानी पाटिलपुत्र, ठीक है, पाटिलपुत्र बनाई। और ये किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो इसमें ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना, अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता था और पहली बौद्ध संगीत समिति इसी के समय पर हुई थी, ठीक है। और यहाँ से ये याद रखना है आपको कि जीवक जो राजवैद्य था बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने भेजा था, ठीक है। इसको पितृहंता वंश बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो ये उदायन का बेटा था कौन? नागदशक। कौन था? उदायन का बेटा नागदशक। उदायन का बेटा कौन था? नागदशक था, ठीक है। तो ये जो हर्यक वंश है, ये जो पितृहंता वंश है, तो इसका अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। कौन था? नागदशक। और नागदशक को किसने मार दिया? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने क्या किया? नागदशक को मार दिया, ठीक है। शिशुनाग ने नागदशक को मार दिया और फिर शिशुनाग ने नागदशक को मार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने, कौन करेगा? शिशुनाग करेगा। कौन करेगा? शिशुनाग करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो शिशुनाग का पुत्र कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक, ठीक है। तो यहाँ से क्या याद रखना है, ये जो कालाशोक था तो कालाशोक के समय पर दूसरी बौद्ध संगीत समिति हुई थी। कौन सी? दूसरी बौद्ध संगीत समिति हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से याद रखना, ठीक है। अब शिशुनाग वंश के बाद हमारा आएगा नंद वंश। कौन आएगा? नंद वंश आएगा, ठीक है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन रहेगा? महापद्मनंद। इसको याद रखना है आपको। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। कौन है? महापद्मनंद, ठीक है। और महापद्मनंद का पुत्र कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद, ठीक है। कौन है? घनानंद, ठीक है।
अब यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि सिकंदर किसका समकालीन था, तो सिकंदर घनानंद का समकालीन था। ठीक है, तो इसी के समय पर सिकंदर का आक्रमण होता है। कब होता है? ठीक है, तो ये चीज आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे मौर्य वंश की बात करें तो ये जो घनानंद है, तो घनानंद की हत्या कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब इसकी हत्या कर देंगे और फिर इसके बाद किसकी स्थापना करेंगे? मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे? मौर्य वंश की स्थापना करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से घनानंद को मारते हैं? तो कौटिल्य या चाणगुप्त के माध्यम से इसको घनानंद को पराजित कर देते हैं। ठीक है, तो किसके माध्यम से? चाणक्य या तो कौटिल्य, ठीक है, या तो विष्णुगुप्त। ठीक है, उनको तीनों नाम से जाना जाता है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से। ठीक है, तो आगे हम उन्हीं के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आगे समझते हैं। यहाँ पे हम अब सिकंदर के बारे में थोड़ी सी चीजें, 2-4 पॉइंट है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद फिर हमारा यह मौर्य साम्राज्य चालू होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमारा घनानंद था, कौन था? घनानंद, तो उस समय सिकंदर का जो है तो आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर का। ठीक है, अब जो चाणक्य थे, कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त थे, वो बड़े चतुर व्यक्ति थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक है, तो घनानंद से जाकर के उन्होंने हेल्प मांगी कि जो पाकिस्तान वाला आज का जो क्षेत्र है, काबुल कांधार का जो क्षेत्र है, तो वहां पर मतलब उस समय पर राजा कौन था? पोरस था। कौन था? पोरस। ठीक है, कुरु वंश का राजा पोरस था। ठीक है, तो पोरस के साथ इनका युद्ध हुआ। अब इसी समय पर जो चाणक्य थे, तो वो घनानंद के पास जाते हैं और वो उनसे हेल्प मांगते हैं कि एक संगठित रूप से एक सेना बनाए जो क्या करे, जो सिकंदर को रोकने में सामर्थ्य हो। ठीक है, जिससे वो पूरे भारत पर आक्रमण ना कर पाए। ठीक है, और या तो फिर जो पोरस है उसकी भी हेल्प करे। ठीक है, लेकिन घनानंद क्या था? एक अय्यास प्रवृत्ति का शासक था। ठीक है, तो वो चाणक्य को अपमानित करके भेज देता है। ठीक है, और इसके बाद वो अपनी अय्यासी में लगा रहता है। तभी जो हो तो चाणक्य ये निर्णय लेते हैं कि वो घनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं पहले सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जो जन्म हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? मकदुनिया में। ठीक है, इसकी जन्म डेट वगैरह कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, मकदुनिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मकदुनिया में। और इसके पिता का नाम क्या था? तो फिलिप था। क्या नाम था? फिलिप नाम था। तो इतनी चीज आपको याद रखना है इसमें। अब यहाँ पे इसके जो गुरु थे, इसके गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। ठीक है, कौन थे? अरस्तु। ठीक है, अब यहाँ पे जो युद्ध हुआ, जो युद्ध किया इसने पोरस के साथ, तो कौन था? 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच या झेलम या बितस्ता का युद्ध। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे हाइडे स्पीच झेलम या बितस्ता का युद्ध। ठीक है, ये क्योंकि उस समय पर देखिए जो झेलम है, तो झेलम में झेलम को जो तो भारत में क्या बोलते थे उस समय पर? बितस्ता बोलते थे। क्या बोलते थे? बितस्ता बोलते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो ये लोग नाम दिए झेलम का, तो क्या नाम रखे? हाइडे स्पीच। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे यदि ये आ जाए कि बितस्ता का युद्ध कब हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व में। हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में, पोरस और सिकंदर के बीच में। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है इसमें। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो जो ब्यास नदी थी, तो ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। सिकंदर की सेना ने क्या किया था? इनकार कर दिया था ब्यास नदी को पार करने से। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, जो युद्ध हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध, तो 326 ईसा पूर्व। बितस्ता का युद्ध तो 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो इसका जो सेनापति था, कौन? सेनापति, तो उसका क्या नाम था? सेलुकस निकेटर। ये कौन था? सेनापति। ठीक है, इसके 2 सेनापति थे। ठीक है, ये एक सेलुकस निकेटर और दूसरा था निर्याकस। ये जो क्या था? ये जल सेनापति था। क्या था? जल सेनापति। ठीक है, जल सेनापति। ठीक है, ये नेवी वाला था इसका। इसका जो घोड़ा था, तो उसके घोड़ा का क्या नाम था?
बहुकेफला नाम था। क्या नाम था? घोड़े का क्या नाम था? बहुकेफला नाम था। ठीक है, तो इतनी चीज आपको यहाँ से याद रखना। मेन क्या याद रखना है? इसके गुरु अरस्तु थे, ये युद्ध याद रखना है, और किस नदी को क्रॉस करने से मना कर दिया, तो ये याद रखना। ठीक है, और इसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने। ठीक है, आगे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो मौर्य साम्राज्य हमारा जो इसकी शुरुआत होती है, और ये सेल्यूकस निकेटर वापस चला जाता है। ठीक है, और इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अपने आप से। ठीक है, रास्ते में। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य में यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त का जो जन्म है, जो चंद्रगुप्त का जन्म है, तो वो कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा गया है, तो ये चीज आपको याद रखना। यदि याद है कि सेंड्रोकोटस किसे कहा गया है, या चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या था, तो सेंड्रोकोटस। ठीक है, अब ये किस कबीले का था? तो ब्रसल कबीले का था। किस कबीले का था? ब्रसल कबीले का था। ठीक है, किस कबीले का था? ब्रसल कबीले का था। इसके जो गुरु थे तो कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। ठीक है, चाणक्य या तो विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य, ठीक है, कौन थे? या तो कौटिल्य। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? एक इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी। किसने लिखी? चाणक्य ने। ठीक है, अब ये जो अर्थशास्त्र है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित थी? तो ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी से नहीं, किससे संबंधित थी? राजनीति से। किससे संबंधित थी? तो राजनीति से। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन देखिए बन गए। सबसे पहली बात कि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने। ठीक है, फिर चाणक्य या विष्णुगुप्त, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, और अर्थशास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजनीति से। किससे है? राजनीति से। ठीक है, तो ये आपको सारे पॉइंट इसी पे याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें कि ये राजगद्दी में कब बैठा, चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पे कब बैठा, तो ये बैठा 322 ईसा पूर्व में। कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, 322 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें कि इसका जो युद्ध हुआ था, जो हमारा यहाँ पे सिकंदर था, और सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ यहाँ पे 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ। किसके साथ? निकेटर के साथ। मैं शार्ट में लिख देता हूँ, निकेटर के साथ इसका युद्ध हुआ। ठीक है, अब इस जब ये युद्ध हुआ तो ये सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया? पराजित हो गया। क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया। ठीक है, और जब ये पराजित हो गया तो इसने क्या करा? इसने इसको क्या किया? इसने अपनी बेटी का विवाह करने का प्रस्ताव चंद्रगुप्त मौर्य के सामने रख दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। उस बेटी का क्या नाम था? कार्लेनिया नाम था। क्या नाम था? कार्लेनिया नाम था। ठीक है, कार्नेलिया। ये चीज भी आपको याद रखना। ठीक है, कार्नेलिया नाम था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था तो उसने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? तो भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। ठीक है, किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। तो ये चीज भी आपको याद रखना, किससे शिक्षा ली थी? भद्रबाहु से ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेगास्थनीज है, ये जो अपना सेल्यूकस निकेटर है, कौन? सेल्यूकस निकेटर, जिसके साथ इसका युद्ध हुआ है 305 ईसा पूर्व में, इसका जो राज दरबारी था या राज कवि था, तो उसका क्या नाम था? मेगास्थनीज नाम था। क्या नाम था? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। कहाँ पर आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, और यहाँ पे कुछ दिन तक रहता है। तो इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? इंडिका नामक पुस्तक। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? मेगास्थनीज ने लिखी। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैं ये पूछूं कि इंडिका नामक पुस्तक में किसके बारे में जो तो जानकारी मिलेगी, तो किसके जानकारी मिलेगी? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो यदि कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको गेस करके बताना। ठीक है, यहाँ पे यदि इसी इंडिका पुस्तक में जो तो काफी सारा मेगास्थनीज जो तो वर्णन करता है कि जो तो एक साम्राज्य है, काफी बड़ा है, समृद्ध है, मगध का साम्राज्य, और उसमें जो राजा होते हैं तो कैसे कैसे उसकी प्रक्रिया है, जब वो चलते हैं
तो बगल से लोग छाता लेके चलते हैं, ठीक है, छाता यानी हरे पेड़ इस तरीके से लेकर के चलते हैं। और जो राजा महाराजाओं के ऊपर जो छतरी होती थी वो सब सारी चीजों का ये वर्णन करता है अपनी किताब में, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक चीज इसमें लास्ट पॉइंट और है, इसका याद रखना है आपको कि इसकी जो मृत्यु हुई, इसकी चंद्रगुप्त मौर्य का जो जब निधन हुआ तो किससे हुआ? श्रृंखलेखना विधि। कौन? श्रृंखलेखना विधि है, जैन समुदाय में श्रृंखलेखना विधि है। इस विधि में क्या करते हैं कि लोग जो है तो खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है। तो श्रृंखलेखना विधि द्वारा इन्होंने अपने प्राण कहाँ पर त्यागे? श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किए? अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य से। अब इसके बाद हम इनके जो लड़के हैं बिंदुसार, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर अभी इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में बिंदुसार और अशोक के बारे में करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।